हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, भारत में भूमि सुधार। तो ये टॉपिक हमारा मेंस परीक्षा के जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आता है। तो आइए देखते हैं आज हम इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम इसमें ये जानेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स क्या थे, लैंड रिफॉर्म्स के जो भूमि सुधार जो भी कानून किए गए उनमें क्या था, और लैंड रिसोर्सेज जो हमारे देश में जो भी भूमि संसाधन हैं वो क्या क्या हैं, इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो भी इनके वृद्धि और विकास में क्या क्या किया गया, और इसको प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या थी और सरकार का जो हस्तक्षेप था वो क्या था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे इसकी प्री इंडिपेंडेंस में इसकी क्या स्थिति थी। यानी किसी भी चीज़ को समझने के लिए अगर हम उसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा सा समझ लें तो वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि अंडर द ब्रिटिश रूल द फार्मर्स डिडंट हैव द ओनरशिप ऑफ द लैंड्स, दे कल्टिवेटेड द लैंडलॉर्डशिप ऑफ द लैंड लाइट विद द जमींदार्स एंड जागीरदार्स। तो ये हम सब जानते हैं कि जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो वह एज अ कमर्शियल कंपनी बनी थी, मतलब उसे केवल व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। वो जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ की जो स्थिति थी वो एक तरह का कैओटिक माहौल हो चुका था। मतलब देश का कोई केंद्रीय सत्ता जो थी कमज़ोर हो गई थी, जो कि मुगलों की सत्ता थी। जगह जगह छोटे छोटे राजा महाराजा अपने आप मतलब उदय हुआ था उनका, उन्होंने अपनी सर्वसत्ता स्थापित कर ली थी। तो अंग्रेज़ों ने ये माहौल ठीक देखा तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सोचा बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। तो उन्होंने राजाओं से उनका संघर्ष, ये जो क्षेत्रीय राजा थे उनका संघर्ष शुरू हो गया। तो ये 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ, इसके बारे में हम जानते हैं। यही पहली लड़ाई थी जिसको अंग्रेज़ों ने जीता। मतलब एक बड़े साम्राज्य के खिलाफ जो कि बंगाल के नवाब थे उनको हराया। और फिर उसके बाद 1764 की जो लड़ाई थी बक्सर की, इसमें तो फिर केंद्रीय सत्ता को गिरा दिया जो कि मुगल शासक थे। तो जब इनको हराने के बाद इनको थोड़ा सा बल मिला और इसके बाद जो वहाँ के दीवानी राइट्स थे वो अंग्रेज़ों के अंतर्गत आ गए। तो दीवानी का मतलब जब उनका राजस्व पे अधिकार हो गया तो फिर एक तरह से उनका सत्ता स्थापित हुई, और जो गवर्नर नवाब थे वहाँ के वो रबर स्टैम्प बन के रह गए। तो हम इसको आगे समझते हैं। तो ये चीज़ जब अंग्रेज़ों के हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने क्या किया कि जागीरदारी, उन्होंने रेवेन्यू को करने के लिए कॉर्नवालिस आया, उन्होंने एक तरह का परमानेंट सेटलमेंट बिठाया। तो ये जमींदारी और जागीरदारी सिस्टम यही आया, उसी समय आया कि इन्होंने क्या किया, जो कृषक थे जो ज़मीन पे काम करते थे उनको एक तरह से श्रमिक बना दिया कि मतलब आप केवल ज़मीन पे काम करोगे, और ज़मीन का आधिपत्य दे दिया जो बिचौलियों को, ज़मींदार और जागीरदारों को, जो उनको राजस्व वसूल करके देंगे। फिर लैंड वॉज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। जब इस तरह की स्थितियाँ हुई तो लैंड जो था, जो भी भूमि था, वो किसी कुछ जो प्रभुत्वशाली लोग थे जो राजस्व इकट्ठा करते थे उनके हाथ में आ गया। तो इस तरह से, और जब वो राजस्व इकट्ठा करते थे इस तरह से इस व्यवस्था में क्या बढ़ा, प्रोलिफरेशन ऑफ इंटरमीडियरीज। मतलब ये जो बिचौलिए थे इनकी संख्या बढ़ती चली गई, और इन बिचौलियों का कोई भी इंटरेस्ट ये नहीं था कि खेती कैसे होती है और खेती को हम कैसे उसको और ज़्यादा उर्वरक बनाएं, उसको और ज़्यादा बढ़ाएं। उनका सिर्फ और सिर्फ मतलब था राजस्व से, कि हम किस तरह से अधिक राजस्व हम इकट्ठा कर लें। तो इसमें सबसे बुरी हालत किसकी थी, श्रमिकों की हालत बुरी थी। तो चलिए आगे चढ़ते हैं। फिर इसमें आगे क्या होता है कि इस समय जब इस तरह की स्थितियाँ होती हैं तो लीजिंग आउट लैंड वाज अ कॉमन प्रैक्टिस, यानी ज़मीन को पट्टे पर देना एक आम धारणा बन गई। क्योंकि इस तरह से एक तरह क्या आया कि एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का भी अवधारणा आ गई कि मतलब जो ज़मींदार होते थे वो गांव में जो उनका हवेली या कोठी होती थी उसको छोड़ के फिर वो शहर पे आ जाते थे। तो जब रेवेन्यू लेने का, जैसे खेती का आता था टाइम, तो उनको लगता था कि अब रेवेन्यू लेने का टाइम आ गया, तो वो गांव में आ जाते थे और रेवेन्यू इकट्ठा करने के। बाकी टाइम जो खेती का टाइम होता है वो अपना शहरों में जाके रहते थे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। खेती से उनको कोई मतलब नहीं था, कृषकों से उनका कोई मतलब नहीं था। तो इससे कृषकों की भी हालत बुरी होती चली गई और खेती पे भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। फिर टीनेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स वर एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर, और अंग्रेज़ों के शासनकाल में उनको यहाँ के लोगों से तो कोई मतलब था नहीं, उनको केवल रेवेन्यू से मतलब था। तो उस समय जो ये जो टीनेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए, जिन्हें किराएदारी अनुबंध कहते थे, ये बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़नकारी थे। इनका जो नेचर था वो केवल एक्सप्लॉयटेशन था। उनको था कि अगर हमको इतने % लेना है तो लेना है, आप कैसे भी दो, सूखा पड़े अकाल पड़े, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो वन प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर वाज दैट द लैंड वाज फ्रेगमेंटेड इनटू वेरी स्मॉल पॉट्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। तो हमारे देश में आज भी हम ये देखते हैं कि लैंड जो है, हमारे 80% हमारे देश के जो अन्नदाता हैं वो बहुत ही छोटे सीमांत कृषक हैं। क्यों? तो इसकी जड़ जाती है यही अंग्रेज़ों के टाइम पे, क्योंकि इन्होंने एक तरह से ज़मीन का कंसोलिडेशन करके ज़मींदारों को दे दिया, और जो कृषक थे उनके पास ऐसा कुछ खास रह नहीं गया। तो उनकी ज़मीन क्या थी, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में, और ऊपर से अंग्रेज़ों ने जैसे राजाओं को हटा दिया, उनकी सत्ता पे कब्जा कर लिया। तो जो उनके यहाँ पे जो कलाकार वगैरह थे वो भी मतलब एक तरह से बेरोजगार हो गए, तो उनका भी बोझ खेती पे ही पड़ा। तो
बहुत लोगों का मतलब बहुत सारा एक पब्लिक आ गई जो खेती पे आ गई, तो लैंड जो था वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेगमेंटेड, बहुत ही छोटे छोटे वर्गों में बट गया। उसमें फिर क्या ही आप फार्मिंग कर सकते हो कि मतलब जिसमें बहुत फ़ायदा हो। तो इट रिजल्टेड इन इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ सॉइल कैपिटल लेवर्स। जब इतना ज़्यादा खेती पे बोझ पड़ेगा इतना ज़्यादा और उसमें कुछ उसकी उर्वरकता के लिए कोई काम नहीं किया जाएगा, तो इससे क्या मतलब हमारा परिणाम निकलेगा कि जो भी ये सॉइल कैपिटल है और ये जो लेबर्स हैं इनका कोई ख़ास यूज़ नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं तो इस तरह की स्थिति में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद भी स्थिति क्या थी कि अंग्रेज़ों ने बुरी तरह से हमें लूटा और लूटने के बाद हमारे पास ऐसे कुछ संसाधन खास थे नहीं। तो सरकार ये जो स्वतंत्रता के पश्चात की हालत थी, ये हालात थे कि आज़ादी के बाद फिर गवर्नमेंट को ये कमी महसूस हुई कि हम क्यों नहीं भूमि सुधार करते हैं। तो भूमि सुधार करने के लिए क्या करना था कि मतलब एक जो ज़मींदारों के पास भूमि इकट्ठी हो गई थी, तो इनको ये था कि इसे हमें कृषकों में बांटना है। तो ये कैसे बांटेंगे, तो इसके लिए इन्होंने बाकायदा एक कमेटी का गठन किया और वो कमेटी किसकी चेयरमैनशिप में गठित की गई थी, जेसी कुमारप्पा की कमेटी के उनके चेयरमैनशिप में ये कमेटी का गठन किया गया था। इनको ये अपॉइंट किया गया था कि आप जो भी ज़मीन की जो समस्या है उसको आप देखो कि क्या क्या समस्या है, इसको कैसे हल किया जा सकता है। तो कुमारप्पा कमेटी ने कुछ सुझाव दिए थे और उनके सुझाव के अनुसार उन्होंने इसको हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे कि ये मेन सुधार क्या थे। तो उन्होंने कहा था सबसे पहले बात ये उन्होंने ये बोली थी कि एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी कि ये जो बिचौलिए हैं इनको ख़त्म करना होगा। अगर इन्हें ख़त्म करेंगे, इनको मतलब ये बिचौलियों का वर्ग थोड़ा अगर हम कम करेंगे तो ही हम कृषकों को कुछ लाभ दे पाएंगे। और टीनेंसी रिफॉर्म्स, यानी कि जो काश्तकारी कानून था कि जिसमें ये बटाईदारी और ये खेती होती थी, तो इसमें हमें इन कानूनों में हमें रिफॉर्म की ज़रूरत थी। क्योंकि इसमें क्या था, काश्तकार जिसे श्रमिक भी बोलते थे, इनका बहुत ही ज़्यादा शोषण हो रहा था। तो इसमें रिफॉर्म की तो आवश्यकता थी क्योंकि अब वो तो देश स्वतंत्र हो चुका था। फिर इसके बाद नंबर 3 क्या था कि फिक्स सीलिंग और लैंड होल्डिंग। मतलब लैंड होल्डिंग में एक तरह की ज़मीन जोत का परिसीमन, मतलब एक तरह की चकबंदी जिसको कहा गया कि जैसे किसी किसी के खेत कहीं यहाँ है अलग अलग जगहों पे हैं, तो उन्होंने बोला कि मतलब एक ही जगह पे आपके सारे खेत कर दिए जाएँ। तो वो क्या करेंगे कि आपको आसपास के ही खेत दे दिए जाएंगे जितनी आपकी खेती होगी, और बाकी के फिर वो दूसरे को दिए जाएंगे। फिर नंबर चौथा क्या था कि कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। और ये फिक्स सीलिंग में ये था कि सॉरी हाँ, ये चीज़ मैंने उल्टी कर दी। फिक्स सीलिंग में ये था कि आपको मतलब एक निश्चित सीमा दी जाएगी कि आपको इस सीमा के अंतर्गत ही आपको खेत रखना है। मतलब हर एक व्यक्ति का ये नहीं कि 1000-2000 बीघे खेत होते थे, तो उनका एक सीमा निर्धारित कर दी गई कि एक व्यक्ति के अंतर्गत केवल इतनी ही खेती हो सकती है। और कंसोलिडेशन ऑफ लैंड ये था कि अलग अलग अगर आपके खेत होते हैं, अगर खेत के टुकड़े अलग अलग जगह पे हैं, तो उनका एक ही जगह पे आप एकीकरण कर सकते हो। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पे हम आते हैं एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी कि ये जो हमने बिचौलियों का उन्मूलन किया था। तो बिचौलियों में ज़मींदारी और जागीरदारी सिस्टम था, तो इसमें हमने ज़मींदारी सिस्टम का एबॉलिशन किया। तो इसके एडवांटेजेस क्या थे कि इसके एडवांटेज में यह है कि इसमें लगभग 2 करोड़ किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। मतलब इतनी सारी मात्रा में जो किसान थे, जो एक मतलब श्रमिक की हैसियत से काम कर रहे थे, तो जब ये ज़मींदारी सिस्टम का उन्मूलन हुआ तो वो जब ज़मींदारों से जो ज़मीन ली गई उसको किसानों में बांट दिया गया, तो इससे 2 करोड़ किसानों को फ़ायदा हुआ। और फिर वो मतलब ज़मीन के मालिक हो गए, जो कि एक ज़माने पे थे, लेकिन ये जो फॉल्टी प्रैक्टिसेस जो अप्लाई की गई थी इसकी वजह से ये ज़मीन इनके हाथ से चली गई थी। तो इट लेड टू द एंड ऑफ पैरासिटिक क्लास। अब सही बात है, ये जो बीच बिचौलिए थे जिनकी संख्या बढ़ती चली जा रही थी, मतलब खेती कोई और कर रहा था और उसका फल मतलब किसी और को मिल रहा था, तो ये जो पैरासिटिक क्लास इसे कहेंगे, जो शोषक वर्ग था, इसका अंत हो गया। तो नेक्स्ट हमारा क्या था, टेनेंसी रिफॉर्म्स। ये जो काश्तकारी कानूनों में जो सुधार था, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो द रेंट पेड बाय द टेनेंट ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वॉज एक्सॉर्बिटेंट बिटवीन 35% एंड 75%। अब जो अंग्रेज़ों के काल में था उनको तो क्या था, उनको तो केवल रेवेन्यू लेने से मतलब था, उनको ये तो वेलफेयर से तो मतलब था नहीं, क्योंकि हम कोई यहाँ के लोगों को अपना सब्जेक्ट तो समझते नहीं थे कि हमारी प्रजा है। तो वो जितना मन मर्जी आता था उतना वो रेवेन्यू लेते थे। तो उनका था कि मतलब कहीं कहीं 35 से जैसे कि गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल भूमि थी, तो यहाँ 75% तक कहीं कहीं ये लोग लेते थे। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस पूरे इंडिया में होती थी। तो टेनेंसी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस टू रेगुलेट फ्रंट, प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड कन्फर ओनरशिप राइट्स। तो काश्तकारी कानूनों में यही सुधार किया गया कि इनको रेगुलेट किया गया, और इसका एक बड़ा उद्देश्य ये था कि ये जो उत्पीड़न हो रहा था इसको रेगुलेट करना था और भू स्वामित्व प्रदान करना था। ठीक है, फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था हमारा जोत का परिसीमन।
तो 1942 में कुमरप्पा कमेटी ने ये एक रिकमेंड किया था कि द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड अ लैंड होल्डर कैन रिटेन इट वाज 3 टाइम्स द इकोनॉमिक होल्डिंग दैट इज सफिशिएंट लाइवलीहुड फॉर अ फैमिली। मतलब एक फैमिली को अपना एक मतलब अच्छा खासा सफिशिएंट जो उनके लिए हो, जो उनके लिए पर्याप्त हो, जितना उनको अपने जीवन यापन के लिए चाहिए उसका 3 गुना जितना होगा उतनी तक ही वो अपना लैंड अपने हिस्से में कर सकते हैं। फिर बाई 1961-62 के आसपास जो क्या था, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट हैड पास द लैंड सीलिंग। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ बीच में कहाँ से आ गई, क्योंकि ये जो लैंड का मामला होता है ये स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है, जो कि हमारी 7वीं जिसमें सूचियों का 7वीं अनुसूची है शेड्यूल में ये वर्णन किया गया है। तो लैंड जब स्टेट का मैटर आता है तो सेंट्रल ने मान लो एक रिकमेंडेशन दे दी, लेकिन लैंड स्टेट के अंतर्गत आता है तो इससे रिलेटेड जो कानून होगा वह स्टेट बनाएगा। तो 61-62 के आसपास आके ये जो सीलिंग लिमिट्स हैं ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग कर दी गई, ठीक है। फिर इसके आगे था कि ए न्यू लैंड सीलिंग पॉलिसी वाज इवॉल्व्ड इन 1971। तो 1971 में फिर एक नई जो सीलिंग पॉलिसी आई थी ये इवॉल्व होकर आई। फिर नेक्स्ट क्या था, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, यानी कि जोत का एकीकरण। तो इसके लिए क्या है, इट रेफर टू रीऑर्गेनाइजेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेगमेंटेड लैंड्स इनटू वन प्लॉट। इसमें यह था कि अलग अलग अगर आपकी ज़मीनें अलग अलग हैं, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसको उन्होंने क्या किया कि मतलब एकीकृत फॉर्म में एक ही जगह आप ज़मीन ले लो और वहाँ की ज़मीन किसी और को दे दी जाएगी जिसकी इधर की गई, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा में क्या हुआ, देयर वाज अ कंपलसरी कंसोलिडेशन ऑफ लैंड वेयर इज अनदर स्टेट लॉ प्रोवाइडेड फॉर कंसोलिडेशन ऑन वॉलंटरी बेसिस। तो कहीं कहीं अब जब ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि ये जो कंसोलिडेशन मतलब ये जो लैंड वाला मैटर था ये स्टेट पे आता था, तो ये पंजाब और हरियाणा के स्टेट्स में ये हुआ कि भाई ये कंपलसरी कंसोलिडेशन कर दिया गया। अच्छा, इसीलिए जब देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी पंजाब और हरियाणा ये वेस्टर्न यूपी के स्टेट्स में ये सबसे ज़्यादा लागू हुई, क्योंकि यहाँ पे जैसे बड़े किसान थे इनका ज़मीन का जो एकीकरण भी हो गया था, बाकायदा इनको पानी वानी की भी सुविधा थी, तो ये एक सिस्टमेटिक वे में लागू हो पाया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं वे फॉरवर्ड, यानी कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो it has now been argued by the Niti Aayog that the land leasing should be adopted on large scale to enable landholders with unviable holding to lease out land for the investment, thereby enabling greater income and employment generation in rural areas। यानी नीति आयोग जो कि अब प्लानिंग कमीशन की जिसने जगह लिया है, इसने यह तर्क दिया है कि भूमि को लीज पर देना एक बड़े पैमाने पर शुरू करना चाहिए। कि इससे क्या होगा, अगर हम भूमि को बड़े पैमाने पर लीज पर देंगे, इससे क्या होगा कि जो इन भूमि स्वामियों के पास भूमि अधिक मात्रा में है वो अपनी ज़मीन को लीज पर दे सकेंगे, क्योंकि जिसके पास देखो बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है तो वो अपनी ज़मीन पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाता है, ठीक है। तो अगर वो अपनी ज़मीन को लीज पर दे देगा, मान लो किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देता है, तो वो उसका अपना एक आइडिया होगा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले रहा है तो उसके पास एक विजन होगा, तो उस विजन से उसको अप्लाई करेगा, तो उसमें क्या होगा, उस क्षेत्र में अधिक निवेश आएगा और रोज़गार उत्पन्न हो सकेंगे। जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो वहाँ पे एक भूमि का मतलब एक अच्छा उपयोग हो सकेगा। तो फिर हम इसके आगे फिर हम निष्कर्ष में क्या पहुँचते हैं कि the place of implementation of land reform has now been slow. The objective of social justice has however been achieved to a considerable degree। हालांकि ये जितने भी लैंड रिफॉर्म्स का ये जो प्रोसेस था, भले ही इसका जो पेस था वो बहुत ही स्लो था, बहुत आराम से मतलब इसको किया गया, तो हम सोशल जस्टिस जो हम सामाजिक न्याय हम प्राप्त करना चाहते थे, भले हम पूरी तरह से नहीं लेकिन काफ़ी हद तक हमने इसको प्राप्त किया है। तो न्यू एंड इनोवेटिव लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड विद द न्यू विगर टू इरेडिकेट रूरल पॉवर्टी। तो हमें अगर जो ग्रामीण जो हमारी गरीबी है, अगर हम इसको दूर करना है तो हमें कुछ नवाचारी उपाय अपनाने होंगे, जिससे कि हम ये गरीबी को दूर करने में आगे हम मदद कर सकें। तो इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हम इसी तरह